तुमने इतने मुश्किल हालात में पढ़ाई कैसे जारी रखी? सर, जब जिम्मेदारियां बड़ी हों तो बहाने छोटे पड़ जाते हैं। अगर तुम्हें चुना गया तो तुम क्या अलग करोगी? सर, मैं अपना 100% दूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये मेरे माँ बाप की उम्मीद है। कुछ हुआ बेटा? अभी नहीं माँ, लेकिन होगा, जल्दी होगा। तुम्हें नौकरी नहीं, मेरी बीवी बनना होगा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं इस ऑफर के लिए हाँ कह दूंगी? सर, आपके लिए ये सपना हो सकता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। मौका वो होता है जहाँ इंसान अपनी मेहनत से कुछ हासिल करे। जो आप दे रहे हैं वो मौका नहीं है। आपने मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया था और यहाँ आकर मुझे शादी का ऑफर दे रहे हैं। क्या ये सही है सर? अगर मैं आज हाँ कह दूं तो शायद मेरे घर की हालत बदल जाए, लेकिन क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगी? आपने कहा कि आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सर, क्या आप मुझे मेरा अपना सम्मान दे सकते हैं? मैं यहाँ नौकरी मांगने आई हूँ सर, अपनी जिंदगी का सौदा करने नहीं। सर, आपने कहा कि आपको मुझ में कुछ अलग दिखा, लेकिन जो आपको अलग लगा वो ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरा अपना सम्मान। लखनऊ की उन पुरानी तंग गलियों में जहां धूप भी रास्ता भूल जाती है, वहां कुछ सपने पलते हैं। ये वो सपने हैं जिन्हें गरीबी की धूल धुंधला नहीं कर पाती। ऐसी ही एक गली के एक छोटे से कमरे में रहती थी रिया। रिया की आंखों में ना एक अजीब सी जिद थी। वो जिद सिर्फ जीने की नहीं थी, बल्कि दुनिया को कुछ कर दिखाने की थी। सरकारी स्कूल की वो टूटी हुई बेंच जिस पर बैठना भी मुश्किल था, रिया वहां बैठकर भी हमेशा अव्वल आती। उसके उस्ताद उसे देखकर अक्सर लंबी आह भरते और कहते, इस बच्ची की काबिलियत तो किसी बड़े घर की रौनक होनी चाहिए थी, पर शायद किस्मत को उसे उसी तंग गली के तपते हुए रास्तों पर आजमाना था। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि दिल पसीज जाए। रिया के अब्बू रामदीन पहले रिक्शा चलाकर घर का गुजारा करते थे, पर एक मनहूस बरसाती रात ने सब छीन लिया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके रिक्शे के साथ साथ उनके पैरों को भी कुचल दिया। जान तो बच गई, पर पैर पत्थर हो गए। तब से रामदीन बस उस चारपाई और अपने दर्द के बीच ही सिमट कर रह गए। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी मां कमला के कमजोर कंधों पर आ गई थी। सूरज उगने से पहले ही कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने निकल जाती। शाम को जब वो लौटती तो उनके हाथों की दरारें और चेहरे की थकान चीख चीख कर उनकी बेबसी बताती, पर उनकी जुबान पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। कई रातें ऐसी भी आईं जब घर का चूल्हा ठंडा रहा। रिया ने उन भूखी रातों को भुलाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद से कहा कि ये खाली पेट उसे याद दिलाते रहेंगे कि उसे क्यों पढ़ना है। जब गरीबी की वजह से घर की बिजली कट गई तो रिया रुकी नहीं। स्ट्रीट लाइट की उस पीली और मध्यम रोशनी को उसने अपना साथी बना लिया। रात के सन्नाटे में वो अपनी किताबें लेकर गली के खंभे के नीचे बैठ जाती। मोहल्ले वाले गुजरते, कुछ उसे तरस भरी नजरों से देखते तो कुछ पीठ पीछे हंसते भी, पर रिया को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। उसे तो बस अपनी किताबों के अक्षरों में अपना भविष्य दिख रहा था। कॉलेज की फीस जुटाना पहाड़ चढ़ने जैसा था, तो रिया ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी एक मशीन जैसी हो गई थी। सुबह खुद पढ़ना, दोपहर को कॉलेज भागना, शाम को थक हार कर ट्यूशन पढ़ाना और फिर आधी रात तक खंभे की लाइट के नीचे किताबों में डूब जाना। शरीर थक कर चूर हो जाता, पर उसकी रूह हार मानने को तैयार नहीं थी। संघर्ष की उस तपिश में जलते हुए रिया ने बस एक ही बात अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह खींच ली थी, एक दिन आएगा जब ये सब ठीक हो जाएगा। कॉलेज की डिग्री तो हाथ में आ गई थी, पर असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। रिया ने नौकरी की तलाश भी उसी जुनून के साथ शुरू की जिससे उसने पढ़ाई की थी। हर सुबह वो अपनी सबसे साफ और सलीकेदार साड़ी पहनती, बालों को करीने से बांधती और उम्मीदों का थैला कंधे पर लटकाए शहर के बड़े बड़े दफ्तरों के चक्कर काटने निकल पड़ती। मगर उन दफ्तरों के चमकते कांच के दरवाजे उसके लिए जैसे बंद ही रहते। हर जगह कोई ना कोई बहाना तैयार मिलता। कहीं कोई सीधे कह देता, आपका लुक प्रोफेशनल नहीं है, तो कहीं तजुर्बे की कमी का बहाना बना दिया जाता। कुछ जगह तो लोग उसके साधारण पहनावे को देखकर ऐसे मुस्कुराते जैसे उस पर तरस खा रहे हों। वो मुस्कान जो किसी के स्वाभिमान को तीर की तरह चुभती है। शाम ढले, जब वो वापस अपनी उसी तंग गली में लौटती तो कदम थक चुके होते और आंखें भारी, पर घर की चौखट पार करने से पहले वो अपनी सारी थकान पोंछ लेती। माँ तो आखिर माँ होती है। कमला को रिया का चेहरा पढ़ते देर न लगती। कुछ हुआ बेटा? कमला धीरे से पूछती। रिया एक ऐसी मुस्कान चेहरे पर सजा लेती जिसमें आधी उम्मीद होती और आधा झूठ। वो कहती, अभी नहीं मां, पर फिक्र मत करो, जल्दी होगा।
एक सुबह चाय का प्याला हाथ में लिए रिया अखबार के पन्ने पलट रही थी कि अचानक उसकी नजर एक विज्ञापन पर जाकर ठहर गई। R.K एंटरप्राइजेज लखनऊ की अग्रणी कंपनी में चाहिए योग्य उम्मीदवार। लखनऊ में R.K एंटरप्राइजेज का नाम ही काफी था और इस साम्राज्य के मालिक थे अर्जुन राठौर। महज 30 साल की उम्र, अथाह दौलत, चेहरे पर एक सख्त गुरूर और मिजाज, ऐसा कि लोग कहते थे उनके दफ्तर की हवा भी उनकी मर्जी से चलती है। उस कंपनी में नौकरी पाना हर किसी का सपना था, पर अर्जुन राठौर की पारखी नजरों से बचकर वहां टिक पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। रिया ने उस विज्ञापन को एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार। उसके मन के एक कोने से आवाज आई, तुझे भी मना कर दिया जाएगा रिया। पर तभी उसके अंदर की उस पुरानी जिद ने जोर मारा, एक कोशिश तो कर। उसने उसी दिन अर्जी डाल दी। उम्मीद तो बहुत कम थी, पर तैयारी में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। रातों को पुरानी किताबें फिर से खुलने लगीं, नोट्स बनने लगे। वो आईने के सामने घंटों खड़ी होकर इंटरव्यू के सवालों का सामना करने की प्रैक्टिस करती। उसे पता था कि अगर उसे मौका मिला तो वो उसे हाथ से जाने नहीं देगी। और फिर एक दोपहर उसके पुराने फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक मैसेज था, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रिया की सांसें जैसे एक पल के लिए थम गईं। उसने दौड़कर वो मैसेज अपनी मां को बेपरछ कर सुनाया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चुपचाप अपनी बेटी का माथा चूम लिया। चारपाई पर लेटे रामदीन ने बस इतना ही कहा, जा बेटा, हमारी तरफ से भी जीत कर आना। इंटरव्यू वाले दिन रिया की आंखें सुबह 4 बजे ही खुल गईं। नींद तो खैर उसे आनी ही कहां थी, पूरी रात बस करवटें बदलते गुजरी थीं। उसने संदूक से अपनी वही नीली सलवार कमीज निकाली जो पिछले साल एक रिश्तेदार की शादी के लिए सिलवाई थी। सादी थी पर साफ सुथरी। उसके पास जो सबसे अच्छा था बस यही था। कमला ने बड़े प्यार से उसके बाल संवारे। उनकी उंगलियां रिया के बालों में फिर रही थीं और जुबान पर बस एक ही दुआ थी, भगवान पर भरोसा रखना बेटा, जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। रिया ने झुककर मां के पैर छुए। चारपाई पर लेटे पिता ने भी बस हाथ उठाकर उसे जीत का आशीर्वाद दिया और रिया निकल पड़ी उस अनजान शहर की भीड़ में अपनी पहचान ढूंढने। जब वह R.K एंटरप्राइजेज की गगनचुंबी इमारत के सामने खड़ी हुई तो उसके कदम खुद ब खुद ठिठक गए। वो इमारत क्या थी? शीशे का एक विशाल पहाड़ थी। चमकता हुआ गेट, वर्दी पहने दरबान और अंदर आते जाते वे लोग जिनके जूतों की खनक में भी रुतबा झलकता था। उस विशाल इमारत के सामने खद्दी रिया को एक पल के लिए महसूस हुआ कि वो कितनी छोटी है। पर फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को अंदर दबाया और सीधे अंदर चली गई। अंदर का नजारा किसी फिल्म के सेट जैसा था। सफेद संगमरमरी दीवारें और ठंडी हवा। रिसेप्शन पर पहले से ही 10-12 उम्मीदवार बैठे थे। सबके कपड़े महंगे थे, हाथ में ब्रांडेड फाइलें थीं और चेहरों पर वो आत्मविश्वास था जो अक्सर सुख सुविधाओं से आता है। रिया चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई और अपनी फाइल को अपनी गोद में समेट लिया। तभी पास बैठी 2 लड़कियों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। एक ने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लगता है ये रास्ता भूलकर यहां आ गई है। दूसरी ने दबी हंसी के साथ चुटकी ली, इंटरव्यू देने आई है या गांव की पंचायत में? रिया ने सब सुना। कलेजे में जैसे कुछ चुभ गया। एक पल के लिए उसकी पलकें भीगीं, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने अपनी फाइल को और मजबूती से थाम लिया और खुद से कहा, रिया, तू यहां इन लोगों से उलझने नहीं, खुद को साबित करने आई है। एक एक करके नाम पुकारे जाने लगे। लोग अंदर जाते और कुछ ही देर में उतरे हुए चेहरों के साथ बाहर आ जाते। अर्जुन राठौर के सवालों का सामना करना कोई मामूली बात नहीं थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, रिया शर्मा। रिया खद्दी हुई। उसने एक आखिरी बार अपनी कमीज की सिलवटें ठीक की, बाल पीछे किए और भारी मन मगर मजबूत कदमों के साथ उस केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दिल की धड़कनें तेज थीं, पर उसके कदमों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सामने लकड़ी का वो भारी भरकम दरवाजा था जिस पर एक छोटी सी नेम प्लेट चमक रही थी। रिया ने कांपते हाथों से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से एक भारी और संजीदा आवाज आई, आ जाइए। रिया ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा इतना बड़ा और शानदार था कि रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक लंबी मेज थी और उसके पीछे बैठे थे अर्जुन राठौर। गहरे नीले सूट में सजे अर्जुन के बाल सलीके से पीछे की तरफ सेट थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी सख्ती थी जो साफ बता रही थी कि इस शख्स को न तो फालतू बातें पसंद हैं और न ही ये आसानी से पिघलने वाला है। अर्जुन की नजरें पहले अपनी फाइल पर थीं, पर जैसे ही रिया अंदर आई, उन्होंने अपनी गर्दन उठाई और एक पल के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रिया ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर।
अर्जुन ने बिना किसी मुस्कुराहट के बस हल्का सा सिर हिलाया और इशारा किया। बैठिए। रिया कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी फाइल को अपनी गोद में इतने जोर से थाम रखा था कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पडेढ़ी आज गए थे। इंटरव्यू शुरू हुआ। शुरुआत तो आम सवालों से हुई। पढ़ाई कहाँ से हुई, घर में कौन है, पहले कहीं काम किया है या नहीं। रिया ने बिना किसी लाग लपेट के हर सवाल का सीधा और सच्चा जवाब दिया। सच जैसा था वैसा ही बयां कर दिया। मगर फिर अर्जुन ने फाइल एक तरफ रख दी और अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गए। अब वो ऐसे सवाल पूछने लगे जो किसी किताब में नहीं मिलते, दिमाग को झकझोर देने वाले और दबाव डालने वाले सवाल। रिया ने हर सवाल को सुना, एक पल सोचा और फिर बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। न वो घबराई, न उसकी आवाज लड्ढा-खड्ढाई। अर्जुन की कलम मेज पर धीरे धीरे थपथपा रही थी। वो पहली बार रिया को बद्धे गौर से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, तुमने इतने मुश्किल हालात में भी अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी? रिया के चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई। ये वो मुस्कान थी जो बहुत सारा दर्द झेलने के बाद आती है। उसने कहा, सर, जब जिम्मेदारियां बड्डी हों तो बहाने छोटे पड़ डाचे जाते हैं। उस एक जुमले ने कमरे में सन्नाटा फैला दिया। अर्जुन की चलती हुई कलम अचानक रुक गई। उन्होंने अगला सवाल दागा, अगर तुम्हें यह नौकरी मिल गई तो तुम दूसरों से अलग क्या करोगी? इस बार रिया ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने सीधे अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, सर, मैं अपना 100% दूंगी, क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये मेरे माँ बाप की आखिरी उम्मीद है और मैंने आज तक उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अर्जुन उसे देखते रहे, एक लंबी गहरी नजर। फिर उन्होंने धीरे से कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और रिया की फाइल बंद कर दी। रिया को लगा कि शायद बात नहीं बनी, इंटरव्यू खत्म हो गया। वो जैसे ही उठने के लिए तैयार हुई, अर्जुन ने कुछ ऐसा कहा कि कमरे की हवा जैसे एक पल के लिए ठहर गई। अर्जुन राठौर के चेहरे पर अब भी वही पत्थर सा भाव जमा हुआ था, पर उसकी आंखों की गहराई बता रही थी कि वो रिया के शब्दों से भीतर तक प्रभावित हुआ है। वो कुछ पलों तक रिया को यूं ही खामोशी से देखता रहा, जैसे वो उसकी सादगी और उसकी हिम्मत की थाह लेने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुइयां भी शोर करती महसूस हो रही थीं। वो उम्मीदवार जो बाहर रिया के कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे, अब चुपचाप सांसें थामे इस मंजर को देख रहे थे। फिर अर्जुन अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका और अपनी भारी आवाज में बोला, तुम बाकी सबसे अलग हो रिया। रिया के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आने ही वाली थी कि अर्जुन के अगले शब्दों ने जैसे पूरे कमरे को सुन्न कर दिया। तुम्हें नौकरी नहीं, मेरी बीवी बनना होगा। हवा जैसे वहीं थम गई। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी गोद में रखी फाइल के पन्ने हल्के से फड़फड़ाए, या शायद उसके हाथ कांप रहे थे। कमरे में मौजूद बाकी लोगों के चेहरों पर हैरानी और बेचैनी साफ दिख रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि अर्जुन राठौर के सामने जुबान खोल सके। रिया को लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने कांपती आवाज में पूछा, सॉरी सर, आपने क्या कहा? अर्जुन के चेहरे पर न कोई झिझक थी, न कोई शर्म। उसने वही शब्द फिर से दोहराए, उतनी ही शांति और उतनी ही सपाट आवाज में। मैंने कहा, तुम्हें नौकरी नहीं, मेरी बीवी बनना होगा। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। ये न तो कोई मजाक था और न ही इंटरव्यू का कोई हिस्सा। ये उस शहर की वो कड़वी हकीकत थी जो अक्सर ऊंची इमारतों और रुतबे के पीछे छिपी रहती है, जहां पैसे की ताकत ये भूल जाती है कि सामने वाले का भी कोई आत्मसम्मान हो सकता है। पूरा कमरा एक ठंडी खामोशी की चादर में लिपट गया। सबकी नजरें रिया के चेहरे पर टिकी थीं, ये देखने के लिए कि वो क्या करती है। और रिया एकदम खामोश थी। एक ऐसी चुप्पी जो किसी बड़े तूफान के आने की आहट लग रही थी। कमरे में बैठा हर शख्स एक दूसरे का चेहरा ताकने लगा। किसी की आंखों में हैरानी थी तो किसी के चेहरे पर वो जहरीली मुस्कान जो कह रही थी कि देख लो, आखिर बिकने का मौका मिल ही गया। पर कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि अर्जुन राठौर के सामने जुबान खोलना अपनी किस्मत से खिलवाड़ करने जैसा था। रिया का सीने में जैसे हथौड़े चल रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। क्या ये वही इंटरव्यू है जिसकी उसने रात भर तैयारी की थी? क्या ये वाकई उसकी काबिलियत का इनाम है या उसकी गरीबी का तमाशा? पर रिया ने अपनी मुट्ठियां भींची और खुद को बिखरने से बचा लिया। उसने अपनी नजरें अर्जुन की आंखों में गड़ा दी और बड़ी संजीदगी से कहा, सर, मैं यहां नौकरी के लिए आई हूं। अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काट दी, जैसे उसे रिया के जवाब की परवाह ही ना हो। मुझे पता है रिया, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी से कहीं ज्यादा देना चाहता हूं। अर्जुन की आवाज में वो खौफनाक यकीन था जो सिर्फ बेतहाशा पैसे और ताकत से आता है। उसे लगा ही नहीं था कि कोई उसे ना भी कह सकता है। उसने आगे कहा, तुम समझ नहीं रही हो, मैं इस साम्राज्य का मालिक हूं। मेरे पास वो सब कुछ है जिसके लिए लोग तरसते हैं। मुझे बस एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो बनावटी ना हो, जो असली हो, और वो मुझे तुम में दिखी है।
रिया पत्थर की मूरत बनी उसे सुनती रही। उसके चेहरे पर न तो कोई लालच दिखा और न ही कोई डर, बस एक गहरी भारी खामोशी छा गई। अर्जुन फिर बोला, और इस बार उसके शब्द सीधे रिया के जख्मों पर वार कर रहे थे। तुम्हारे घर की सारी तकलीफें एक पल में खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अब्बू का बेहतरीन इलाज होगा, वो फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। तुम्हारी अम्मी को फिर कभी किसी के घर की चौखट नहीं झाड़नी पड़ेगी। तुम्हें बस एक लफ्ज कहना है रिया। हाँ, ये सुनते ही कमरे में फुसफुसाहटों का बाजार गर्म हो गया। लोग दबी जुबान में कहने लगे, इतना बड़ा ऑफर, कोई पागल ही होगा जो मना करेगा। किस्मत खुल गई लड़की की, रातों रात महारानी बन जाएगी। हर एक लफ्ज रिया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी मां के वो फटे हुए हाथ और पिता की वो बेबस चारपाई घूमने लगी। उसे वो सर्द रातें याद आईं जब भूख की वजह से नींद नहीं आती थी। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया। उसे लगा, क्या ये वाकई उसके सब्र का फल है? मगर वो कमजोरी सिर्फ एक पल के लिए थी। अगले ही पल उसकी आंखों की वो पुरानी जिद वापस लौट आई। रिया ने धीरे से अपना सिर उठाया और पहली बार सीधे अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी उन आंखों में अब डर का नामो निशान तक नहीं था। वहां तो एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूती थी जो अंधेरी गलियों की मध्यम रोशनी में रात रात भर जागकर पढ़ने से आती है, जो खाली पेट सो जाने के बाद भी सुबह फिर से मुस्कुराने से आती है। उसकी आवाज शुरू में तो हल्की सी कांपी, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने बड़े ठहराव के साथ पूछा, क्या आपको वाकई लगता है सर कि मैं इस ऑफर के लिए हाँ कह दूंगी? अर्जुन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई, जैसे उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा हो। उसने कहा, क्यों नहीं रिया, किसी भी लड़की के लिए ये किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं है। रिया के होंठों पर एक कड़वी और बेहद धीमी मुस्कान उभरी। उसने उस शब्द को ऐसे दोहराया जैसे उसका वजन तौल रही हो। ख्वाब। कमरे में फिर से वही भारी सन्नाटा छा गया। रिया ने आगे कहा, सर आपके लिए ये एक सुनहरा सपना हो सकता है, पर मेरे लिए ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अर्जुन ने बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगाई और बोला, देखो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मौका। रिया ने इस बार उस शब्द को बड़ी सख्ती से दोहराया। उसकी आवाज में अब एक गजब की धार आ गई थी। सर, मौका उसे कहते हैं जहां इंसान अपनी मेहनत और अपने पसीने से कुछ हासिल करता है, जहां उसकी काबिलियत की कदर होती है। आप जो दे रहे हैं ना, वो मौका नहीं है। कमरे में बैठे लोग अब अपनी जगह पर जम से गए थे। वो लड़कियां जो थोड़ी देर पहले रिया का मजाक उड़ा रही थीं, अब पलकें झपकाए बिना उसे देख रही थीं। सबकी बोलती बंद थी। रिया रुकी नहीं, वो बोलती गई, आपने मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए यहां बुलाया था और आप मुझे शादी का सौदा दे रहे हैं। क्या यह सही है सर? क्या यही वो तरीका है जिससे आप लोगों की काबिलियत परखते हैं? अर्जुन के चेहरे पर पहली बार बदलाव के निशान दिखे। वो पत्थर जैसी सख्ती थोड़ी ढीली पड़ी और एक गहरी गंभीरता छा गई। उसने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम बाकी सबसे अलग हो। रिया ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका और बिना डरे, बिना झिझके साफ साफ कह दिया, तो फिर सर, मुझे मेरी काबिलियत के लिए चुनिए, मेरी मजबूरी का सौदा मत कीजिए। पूरे कमरे में एक ऐसी खामोशी पसर गई जो रूह तक को महसूस हो रही थी। ये वो खामोशी थी जो किसी बद्धे सच के सामने आने पर छा जाती है। अर्जुन राठौर, जिसके रसूख के आगे पूरा लखनऊ सिर झुकाता था, आज उस मामूली सी लड़की के सामने पहली बार निरुत्तर खड़ा अच्छा था। सर, रिया ने अपनी बात को वहीं से आगे बढ़ाया जहां सबकी सोच खत्म हो रही थी। उसकी आवाज में अब वह थरथराहट नहीं थी जो कमरे में दाखिल होते वक्त थी। अब वहां एक ऐसी गूंज थी जो सिर्फ सच बोलने वालों के पास होती है। कमरे में बैठे लोगों के चेहरों पर जैसे हवाइयां उड़ात रही थीं। अर्जुन राठौर, जो खुद को खुदा समझ बैठा था, कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ाज गया। शायद उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात दिखाई थी। रिया ने बड़ी संजीदगी से अपनी बात जारी रखी। सर, मैं गरीब जरूर हूं, मगर मेरे सपनों की उद्यान छोटी नहीं है। मैं यहां अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाने आई हूं, किसी के रहम पर मिली खैरात बटोरने नहीं, और न ही किसी शर्त को मानकर अपनी रूह बेचने। उसकी आवाज अब उस पहाड़ी झरने की तरह थी जो चट्टानों को चीरने का मादा रखता है। वह तूफान के बीच खदेड़ी थी, मगर उसकी जड़ें उस स्वाभिमान में धंसी थीं जिसे उसने अपनी गरीबी में भी बचाए रखा था। अगर मैं आज आपकी इस शर्त को हां कह दूं तो शायद मेरे घर की गरीबी मिट जाए, अब्बू ठीक हो जाए, अम्मी को आराम मिल जाए। उसने एक लंबा सांस लिया और फिर भारी आवाज में कहा, लेकिन क्या मैं आईने में खुद से नजरें मिला पाऊंगी? क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगी कि मैंने अपने परिवार की खुशियां अपनी ही इज्जत का सौदा करके खरीदी हैं? कमरे में बैठे वो अमीर और रसूखदार लोग
जो थोड़ी देर पहले रिया की सादगी पर हंस रहे थे, अब अपनी नजरें झुकाए बैठे थे, जैसे रिया के शब्दों ने उनके महंगे लिबासों के पीछे छिपी छोटी सोच को नंगा कर दिया हो। अर्जुन पूरी तरह खामोश था। उसके उस पत्थर जैसे चेहरे पर पहली बार एक बेचैनी दिखाई दी, जिसे वह चाहकर भी अपनी सख्त मुस्कान के पीछे छुपा नहीं पा रहा था। रिया एक कदम और आगे बढ़ी। उसने सीधे अर्जुन की नजरों में झांकते हुए वह सवाल दाग दिया जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। आपने कहा कि आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, दौलत, नाम, शोहरत, लेकिन सर, क्या आप मुझे मेरा वह आत्मसम्मान लौटा सकते हैं जो इस हां के साथ मर जाएगा? यह सवाल नहीं था, यह एक ऐसा आईना था जिसमें अर्जुन को अपनी ही परछाई छोटी लगने लगी थी। वक्त जैसे ठहर गया था। पूरे दफ्तर की रफ्तार जैसे रिया की सांसों के साथ रुक गई थी। रिया की आंखों के कोनों में आंसू तैर रहे थे, मगर वो कमजोरी के नहीं थे। वो आंसू उन भूखी रातों का गवाह थे, उन तंग गलियों के संघर्ष का निचोड़ थे, और उस मां के प्यार की ताकत थे जिसने उसे टूटकर भी जुद्धना सिखाया था। उसने आखिरी बार अपनी फाइल थामी और साफ लफ्जों में कहा, मैं यहां नौकरी के लिए आई हूं सर, अपनी जिंदगी का सौदा करने नहीं। कमरे का माहौल अब बदल चुका था। वो लड़की जो पहले रिया पर तंज कस रही थी, अब रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रही थी। और अर्जुन राठौर, वो शख्स जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, उसकी नजरें पहली बार जमीन तलाश रही थी। रिया ने एक गहरी सांस ली। आंखें नम थीं, पर उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी। वह अब उस कमरे में सबसे ऊंची नजर आ रही थी। पूरा कमरा, वहां मौजूद हर एक इंसान बस उसी की तरफ देख रहा था, एक ऐसी लड़े अचकी की तरफ जिसने गरीबी को तो गले लगाया था, पर अपनी इज्जत को कभी आंच नहीं आने दी।